हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल रोहिणी क्लासेस में। तो आज हम क्लास 10th की एनसीईआरटी का चैप्टर 2 का आखिरी पार्ट देखने जा रहे हैं। आज हम जो है इस चैप्टर में पढ़ेंगे नेशनल पार्क के बारे में, जो कि एग्ज़ाम में पूछा जाता है। मैं आपको जो है मैप के थ्रू ये बताने का प्रयास करूँगी कि कहाँ कहाँ जो है किन किन राज्यों में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं, ठीक है। क्योंकि आप मैप के थ्रू अगर पढ़ोगे ना तो आपको चीज़ें जो हैं याद रहेंगी, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और हम जो है इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर भी लगाएंगे और इस चैप्टर में छोटा सा पोर्शन बचा हुआ है, ये भी चीज़ें देखेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो अब हम बात करेंगे नेशनल पार्क की। देखिए, हम ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो है जम्मू कश्मीर में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ नेशनल पार्क है 96, टोटल नंबर ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है 551, टोटल नंबर ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व है 14, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो देखिए, बात करें अगर हम नेशनल पार्क की, तो देखिए जम्मू कश्मीर में है डाचीगम नेशनल पार्क, ठीक है। और जो है किश्तवाड़ नेशनल पार्क, ठीक है। सलीम अली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सलीम अली और ये डाचीगम, ठीक है। ये दोनों एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके बाद हम बढ़ते हैं हिमाचल प्रदेश में। तो हिमाचल प्रदेश में देखिए जो है ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क, ठीक है। और जो है अब जो है जस्ट इसके नीचे आते हैं उत्तराखंड में, तो देखिए राजाजी नेशनल पार्क, ठीक है। और जो है ये नंदा देवी नेशनल पार्क, ये एग्जाम में पूछा जाता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, उत्तराखंड के हो गए। अब आइए आगे बढ़ते हैं, आ जाते हैं राजस्थान में। राजस्थान में देखिए डेजर्ट नेशनल पार्क, केवलादेव घाना नेशनल पार्क, ठीक है। रणथंभौर नेशनल पार्क, सरिस्का नेशनल पार्क, ये 4 नेशनल पार्क आपको राजस्थान के याद करके रखने हैं, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश में सबसे इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क है दधुआ नेशनल पार्क, और मात्र एक नेशनल पार्क है, वो है दधुआ नेशनल पार्क, ठीक है। अब चलिए और जस्ट इसके नीचे आ जाते हैं मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश में देखिए वन विहार, ठीक है, बांधवगढ़, पन्ना नेशनल पार्क, ठीक है, कान्हा नेशनल पार्क, ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। और अब हम जब इधर आ जाएंगे, इधर पूर्व साइड में देख लीजिए, पूर्व में अरुणाचल प्रदेश में अगर हम आएंगे तो देखिए मोलिंग नेशनल पार्क, ठीक है, नामदफा नेशनल पार्क, ठीक। और जस्ट इसके नीचे आ जाएंगे अगर हम, तो ये देखिए ये जो है काजीरंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है? असम में, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसके जस्ट नीचे आ जाएंगे तो मणिपुर में देखिए काइबू लामजू, ये जो है ना तैरता हुआ नेशनल पार्क भी इसे कहा जाता है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है कि तैरता हुआ एकमात्र नेशनल पार्क कौन सा है, तो ये है काइबू लामजू नेशनल पार्क, ठीक है। ये देखिए जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है ना, मैं आपको वही बता रही हूँ, क्योंकि एग्जाम में जो पूछी जाती है वही चीज़ें हमें देखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए अब आ गए हम महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में देखिए संजय गांधी नेशनल पार्क, ठीक। और ये देखिए पेंच नेशनल पार्क, ठीक। और जो है नावेगांव नेशनल पार्क, ठीक। और अब आगे बढ़ते हैं, अगर हम कर्नाटक में आ गए तो देखिए भगवान महावीर यानी कि घाटप्रभा नेशनल पार्क, ठीक है। और इसी प्रकार जो है देखिए यहाँ इंद्रावती नेशनल पार्क, ये कहाँ है? ये है छत्तीसगढ़ में, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। सिमलीपाल, ये कहाँ है? उड़ीसा में है। और नीचे बढ़े अगर हम तो ये श्री वेंकटस्वरैया, ये कहाँ है? ये आंध्र प्रदेश में है। और अगर हम जो है केरला में आए तो केरला में देखिए साइलेंट वैली नेशनल पार्क, पेरियार नेशनल पार्क, ये केरला में है। तमिलनाडु में कौन सा है? जो है बैनरघट्टा, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखेंगे, है ना। और कुछ अगर चीज़ें रह गई होंगी तो आप देख लेंगे। मैप जो है मैं इसे थोड़ा सा छोटा कर दूँ, थोड़ा सा, ताकि पूरा स्क्रीन जो है आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तो आप ये देख लेंगे। और अगर हम देखिए अंडमान निकोबार में भी जो है कुछ नेशनल पार्क है, ये भी देख लेते हैं। देखिए जो है सैंडल पीक नेशनल पार्क, वांडूर नेशनल पार्क, माउंट हैरियट नेशनल पार्क और मिडिल बटन नेशनल पार्क, ठीक है। तो इतनी चीज़ें आपको ध्यान रखनी। अच्छा, गुजरात तो रह ही गया। गिर नेशनल पार्क जो है यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है, ये जो ग से गिर, ग से गुजरात, ये आपको चीज़ें ध्यान रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो देखिए अब बात करेंगे वन और वन्य जीव संसाधनों के प्रकार और वितरण। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट गाइस बताने जा रही हूँ मैं, आप ये ध्यान से समझिएगा, इनका जो है प्रकार बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यदि हम वन और वन्य जीव संसाधनों को संरक्षित करना चाहें तो उनका प्रबंधन, नियंत्रण, विनियमन अपेक्षाकृत कठिन है। तो भारत में ना अधिकतर वन और वन्य जीवन या तो प्रत्यक्ष रूप से सरकार के अधिकार में है या फिर किसके, वन विभाग या अन्य विभागों के जरिए सरकार के प्रबंधन में है। अब आइए इन्हें निम्नलिखित वर्गों में बांटा गया है। सबसे पहला वर्ग है आरक्षित वन। इसे जो है किसे कहते हैं आरक्षित वन, ये भी देख लीजिए। तो देश में जो है आधे से अधिक वन क्षेत्र आरक्षित वन घोषित किए गए हैं। देखिए जहाँ तक वन और वन्य प्राणियों के संरक्षण की बात है तो आरक्षित वनों को सर्वाधिक मूल्यवान माना जाता है। बेसिकली मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर हम भारत के रेफरेंस में बात करें तो भारत में ना रिजर्व फॉरेस्ट या फिर कह लीजिए प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, आरक्षित वन से आशय ये है उन वनों से है जिनको कुछ सीमा तक, ध्यान रखेंगे मैं बता रही हूँ, कुछ सीमा तक संरक्षित रखने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तो ये जो शब्द है ना, सबसे पहले इसका उपयोग भारतीय वन अधिनियम 1927 में किया हुआ, ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं रक्षित वन के बारे में। रक्षित वन क्या होते हैं? देखिए वन विभाग के अनुसार देश के कुल वन क्षेत्र का 1/3, ध्यान रखेंगे कितना, 1/3 हिस्सा रक्षित है, ठीक है। और इन वनों को और अधिक नष्ट होने से बचाने के लिए इनकी सुरक्षा की जाती है। अगला है अवर्गीकृत वन, ये भी देख लीजिए। अन्य सभी प्रकार के वन और बंजर भूमि, ध्यान रखेंगे, अन्य सभी प्रकार के वन और बंजर भूमि जो सरकार, व्यक्तियों और समुदायों के स्वामित्व में होते हैं, अवर्गीकृत वन कहे जाते हैं इन्हें, ठीक है। अब देखिए आरक्षित और रक्षित वन जो है ना, ऐसे स्थायी वन यानी कि जो है परमानेंट वन क्षेत्र हैं जिनका रख रखाव इमारती लकड़ी, अन्य वन जो है पदार्थों और उनके बचाव के लिए किया जाता है। देखिए जैसे बात कर लूँ अगर मैं मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में स्थायी वनों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र हैं जो कि प्रदेश के कुल वन क्षेत्र का भी जो है 75% है। और इसके अतिरिक्त जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, केरल, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र में भी जो है कुल वनों में से एक बड़ा अनुपात आरक्षित वनों का है। और अगर मैं बात करूँ अगर बिहार, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा और राजस्थान में जो है कुल वनों के रक्षित वनों का एक बड़ा अनुपात है। और पूर्वोत्तर राज्यों में यानी कि जो है 7 बहनों जो कि मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इन सब के बारे में अगर मैं बात करूं, पूर्वोत्तर के सभी राज्य और गुजरात में अधिकतर वन के क्षेत्रफल जो है अवर्गीकृत वन है, ठीक है, और स्थानीय समुदायों के प्रबंधन में है। अब आप बात कर लेते हैं समुदाय और वन संरक्षण। देखिए वन संरक्षण की नीतियाँ ना कोई आज की नहीं है, हमारे देश में कोई ये नई बात नहीं है। हम आमतौर पर इस बात से अनजान हैं कि वन हमारे देश में कुछ मानव प्रजातियों के आवास भी हैं, ठीक है। भारत के कुछ क्षेत्र में तो स्थानीय समुदाय सरकारी अधिकारियों के साथ मिलकर अपने आवास स्थलों के संरक्षण में जुटे हुए हैं। क्यों? क्योंकि इसी से दीर्घकाल में उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सकती है। अब बात करें अगर हम सरिस्का जो है बाघ रिजर्व की, जो कि कहाँ है, राजस्थान में है, कि गाँवों के लोग ना वन्य जीव रक्षण अधिनियम के तहत वहाँ से खनन कार्य बंद करवाने के लिए संघर्षरत हैं। तो देखिए कई क्षेत्रों में तो लोग ना स्वयं वन्य जीव आवासों की रक्षा कर रहे हैं और सरकार की ओर से हस्तक्षेप भी स्वीकार नहीं कर रहे हैं, ठीक है। राजस्थान के अगर अलवर जिले की मैं बात करूं तो वहां पे 5 गांवों के लोगों ने तो 1200 हेक्टेयर वन भूमि जो है भैरव देव डाकव सेंचुरी यानी कि भैरव देव डाकव सेंचुरी जो है घोषित कर दी है, जिसके अपने ही नियम लागू हैं, ठीक है, कानून हैं जो शिकार वर्जित करते हैं और बाहरी लोगों की घुसपैठ से यहाँ के वन्य जीवन को बचाते हैं। अच्छा अब देख लेते हैं पवित्र पेड़ों की झुरमुट, यानी कि देखिए प्रकृति की पूजा जो है ना सदियों पुराना जनजातीय विश्वास है, जैसे कि मैंने आपको पिछले पार्ट में भी बताया था, जिसका आधार प्रकृति के हर रूप की रक्षा करना है। अब देखिए इन्हीं विश्वासों ने ना विभिन्न वनों को मूल और कौमार्य रूप से बचा कर रखा है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कुछ समाज कुछ विशेष पेड़ों की जो है पूजा करते हैं और उन्हें आदिकाल से उनका संरक्षण करते आ रहे हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूँ छोटा नागपुर पठार के मुंडा और संथाल जनजातियों की, तो ये महुआ और कदम्ब के पेड़ों की पूजा करते हैं। उड़ीसा और बिहार के जनजाति जो है शादी के दौरान इमली और आम के पेड़ की पूजा करते हैं। तो हम में से बहुत से व्यक्ति ना पीपल और वटवृक्ष की पूजा करते हैं, ठीक है।
तो भारतीय समाज में ना अनेकों संस्कृतियां हैं और प्रत्येक संस्कृति में प्रकृति और उसकी कृतियों को संरक्षित करने के अपने पारंपरिक तरीके हैं। अब आपको समझ में आया कि हम जो है पीपल की, नीम की क्यों पूजा करते हैं? जस्ट बिकॉज ऑफ उनके संरक्षण के लिए, ठीक है। और अगर हम उनका पूजा पाठ करने लग जाएंगे तो जाहिर सी बात है हम उनको काटेंगे नहीं, उनका दोहन नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये परंपरा जो है प्राचीन काल से ही चली आ रही है, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। देखिए आमतौर पर ना झरनों, पहाड़ी, चोटियों, पेड़ों, पशुओं को ना पवित्र मानकर उनका संरक्षण किया जाता है। अब जैसे देखिए गाय को हम जो है हिंदू रीति रिवाज में जो है गाय को हम माता बोलते हैं, ठीक है। एज यूजुअल बात है, अगर हम गाय को अपनी माँ मानते हैं तो जाहिर सी बात है कि हम जो है गाय की पूजा करते हैं, ठीक है। तो आप अनेक मंदिरों के आसपास बंदर और लंगूर भी पाएंगे। उपासक उन्हें खिलाते पिलाते हैं, मंदिर के भक्तों में गिनते हैं उन्हें, ठीक है। राजस्थान के अगर विश्नोई गांवों की मैं बात करूं तो उनके आसपास आप काले हिरण, चिंकारा वाला मामला जानते ही होंगे कि सलमान खान के ऊपर कितने साल तक केस चला है, ठीक है। जो है शिकार किया था चिंकारा का, ध्यान रखेंगे। तो आसपास के जो क्षेत्र हैं राजस्थान के बिश्नोई गांवों में काले हिरण, चिंकारा, नीलगाय, मोरों के झुंड देख सकते हैं वहाँ आप। इनका संरक्षण करते हैं वे, ठीक है, जो वहाँ के समुदाय के अभिन्न हिस्सा है और कोई उनका नुकसान नहीं पहुँचा सकता। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। सलमान का केस आप देख लो, आपको समझ में आ जाएगा कि कितना वैल्यू है उनके लिए इन सब चीज़ों का, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हिमालय में प्रसिद्ध चिपको आंदोलन। अच्छा चलिए थोड़ा सा चिपको आंदोलन के बारे में बात कर लेते हैं। थोड़ा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये पर्यावरण संरक्षण के जो है क्षेत्र में। देखिए चिपको आंदोलन ना एक पर्यावरण रक्षा का आंदोलन था। ये भारत के उत्तराखंड राज्य, ध्यान रखेंगे, भारत के उत्तराखंड राज्य और अब जो है उत्तर प्रदेश का भाग है में किसानों ने ना वृक्षों की कटाई का विरोध करने के लिए किया था। वे राज्य के वन विभाग के ठेकेदारों द्वारा जो है वनों की कटाई का विरोध कर रहे थे और उन पर अपना परंपरागत अधिकार जता रहे थे। तो ये जो आंदोलन है मैं आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश के चमोली, कहाँ, चमोली जिले में, ध्यान रखेंगे, चमोली जिले में सन 1970 में प्रारंभ हुआ, ठीक है। एक दशक के अंदर ना यह पूरे उत्तराखंड में फैल गया। अब चिपको आंदोलन की अगर मैं आपको बात बताऊं, इसकी बेसिक बात बताऊं, तो इनमें क्या हुआ ना, चिपको आंदोलन नाम क्यों पड़ा ये भी जान लेंगे अभी हम। तो इसमें स्त्रियों ने भारी संख्या में भाग लिया। अब इस आंदोलन की शुरुआत 1970 में हुई, आप सभी को पता है। तो भारत के पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा, ध्यान रखेंगे, हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है कि चिपको मूवमेंट के जो है कौन से पर्यावरणविद ने जो पार्टिसिपेट किया, तो वो सुंदरलाल बहुगुणा थे। कामरेड गोविंद सिंह रावत, चंडी प्रसाद भट्ट और श्रीमती गौरा देवी के नेतृत्व में हुई। देखिए बेसिकली ये कहा जाता है इस मूवमेंट के बारे में कि जो कामरेड गोविंद सिंह रावत थे ना, इन्होंने चिपको आंदोलन को व्यवहारिक पक्ष प्रदान किया। यानी कि जब चिपको की मार व्यापक प्रतिबंधों के रूप में स्वयं चिपको की जन्मस्थली में जो है घाटी पर पड़ी ना, तब कामरेड गोविंद रावत ने जो है झपटो छीनो आंदोलन की दिशा प्रदान कर दी। अब जैसे मैं आपको बता दूं कि मान लीजिए ये कोई वृक्ष है, ठीक है, वृक्ष है, और जब भी वन अधिकारी जो है या फिर कोई और अगर वन को काटने आते तो यहाँ पे जो है सारी महिलाएं पेड़ों से चिपक गई कि अब भाई अब काट लो, कैसे काटोगे, हमसे जो है गुजरना पड़ेगा काट के। तो इन पेड़ों पे जो है महिलाएं जब चिपक गई तो इसी की वजह से इसका नाम पड़ गया चिपको मूवमेंट, ठीक है। अच्छा, इस चिपको मूवमेंट का एक बहुत सुंदर वाक्य मैं आपको बता दी। क्या है जंगल के उपकार, मिट्टी पानी और बयार, मिट्टी पानी और बयार जिंदा रहने के आधार। ध्यान रखा, क्या कितनी मतलब है तो छोटी सी लाइन लेकिन कितना बड़ी चीज कह गई, ठीक है। क्या है जंगल के उपकार, जंगल के क्या क्या उपकार हैं, मिट्टी पानी हवाएं, ये सब जंगलों से ही तो मिलती हैं और इनके बिना जिंदा रहना पॉसिबल नहीं है, ये जिंदा रहने के आधार हैं, ठीक है। एक बार मैं फिर से आपको बता दूं, क्या है जंगल के उपकार, मिट्टी पानी और बयार, मिट्टी पानी और बयार जिंदा रहने के आधार, ठीक है। ये चीज ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिमालय में प्रसिद्ध चिपको आंदोलन जो है कई क्षेत्रों में वन कटाई रोकने के ही जो है कामयाब नहीं रहा, बल्कि यह भी दिखाया गया कि स्थानीय पौधों की जातियों को प्रयोग करके सामुदायिक वनीकरण अभियान को सफल बनाया जा सकता है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखेंगे। तो पारंपरिक संरक्षण तरीकों को ना पुनर्जीवित और पारिस्थितिकी कृषि के नए तरीकों का विकास अब व्यापक हो गया। टिहरी में किसानों के बीज बचाओ आंदोलन और नवदायन ने जो है दिखा दिया कि रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग के बिना भी विविध फसल जो है उत्पादन द्वारा आर्थिक रूप से व्यवहार्य कृषि उत्पादन जो है वो संभव है।
थोड़ा सा सुन लीजिए नवोदायन जो है आंदोलन के बारे में। ये नवोदान जो है ना वो वसुधैव कुटुंबकम यानी कि धरती के गणतंत्र पर आधारित जो है आंदोलन का उद्देश्य जो था ना बीज स्वराज यानी कि बीजों की रक्षण के लिए यानी कि उनकी विरासत की रक्षा के लिए हुआ था। तो बीज स्वराज यानी कि बीज स्वराज के माध्यम से हमने जो है बीजों पे जो है यानी कि उर्वरकों का प्रयोग हटाने के लिए जो है, क्योंकि अब अगर रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करोगे तो रासायनिक उर्वरकों का उस समय तो इफेक्ट रहेगा, लेकिन धीरे धीरे जो है ये भूमि को बंजर करती जाती हैं। ठीक है, तो ये बीज बचाओ आंदोलन और नवोदायन जो है इन्होंने दिखा दिया कि रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग के बिना भी फसल उगाई जा सकती है। ये चीज़ आपको ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है, देखिए भारत में ना संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम क्षारित वनों के जो है प्रबंधन और पुनर्निर्माण में स्थानीय समुदायों की भूमिका के महत्व को उजागर करते हैं। औपचारिक रूप से अगर हम इस कार्यक्रम की शुरुआत को देखें तो 1988 में हुई, जब उड़ीसा राज्य ने संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव पास किया। वन विभाग के अंतर्गत संयुक्त वन प्रबंधन क्षारित वनों के बचाव के लिए जो है कार्य करता है और इसमें गांव के स्तर पर संस्थाएं बनाई जाती हैं जिसमें ग्रामीण और वन विभाग के अधिकारी जो है संयुक्त रूप से कार्य करते हैं। और इसके बदले जो है ये समुदाय मध्य स्तरीय लाभ जैसे कि देखिए गैर इमारती वन हो गए, उत्पादों के जो है हकदारी होते हैं और सफल संरक्षण से ना प्राप्त इमारती लकड़ी लाभ में भी भागीदारी होते हैं। ठीक है, भारत में पर्यावरण के विनाश और पुनर्निर्माण की क्रियाशीलताओं से सीख मिलती है कि स्थानीय समुदायों को हर जगह जो है प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन में शामिल करना चाहिए। और अगर जो है इस प्रकार प्रबंधन नहीं किया गया और अगर इनका ऐसे ही दोहन होता रहा तो आप सब जानते हैं कि हम लोग जो है जल हवा पानी के बिना जीवित नहीं रह सकते। और ये कैसे होंगे? जब वन वृक्ष होंगे। ठीक है, जब हमारा जो है पारिस्थितिकी तंत्र सही से काम करेगा तभी तो सारी चीज़ें जो है रहेंगी, है ना। लेकिन जो है स्थानीय समुदायों को फैसले लेने की प्रक्रिया में मुख्य भूमिका में आने में अभी देर है, अतः वे ही विकास क्रियाएं मान्य होनी चाहिए जो जनमानस पर केंद्रित हो। ध्यान रखेंगे पर्यावरण हितैषी हो और आर्थिक रूप से प्रतिफल हो। तो ये हम गौतम बुद्ध जी का कथन भी देख लेते हैं। पेड़ एक विशेष असीमित दयालु और उदारपूर्ण जीवधारी है जो अपने सतत पोषण के लिए कोई मांग नहीं करता और दानशीलता पूर्वक अपने जीवन की क्रियाओं को भेंट करता है। यह सभी की रक्षा करता है और स्वयं जो है स्वयं पर कुल्हाड़ी चलाने वाले विनाशक को भी छाया प्रदान करता है। तो पेड़ वट वृक्ष जो भी है ना हमें देते ही हैं, हमसे कुछ लेते नहीं हैं। लेकिन आप ये देख लीजिए जो ये आपदाएं आती है ना प्रकृति में भी जब गुस्सा आता है ना तो भयावह रूप लेती है। आप उत्तराखंड के लैंडस्लाइड देखिए कैसे भूकंप आते हैं। ठीक है, लैंडस्लाइडिंग होती है। तो ये सब चीज़ें जो है आप प्रकृति पर जाहिर सी बात है ज़्यादा दोहन करोगे कटाव बढ़ेगा तो उसी से जो है भूकंप लैंडस्लाइडिंग होती है। ठीक है, भूस्खलन होता है। तो ये चीज़ है। अब आइए इस जो है चैप्टर के क्वेश्चन आंसर देख लें। तो पहला क्वेश्चन है बहुवैकल्पिक प्रश्न है। पहला है इनमें से कौन सी टिप्पणी प्राकृतिक वनस्पति जात और प्राणी जात के ह्रास की सही कारण नहीं है? तो कौन सा सही कारण नहीं है? वृहत स्तरीय विकास परियोजनाएं। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा संरक्षण तरीका समुदायों को सीधी भागीदारी नहीं करता? तो कौन सा नहीं करता? वन्य जीव पशु विहार यानी कि सेंचुरी का जो है परिसीमन। आगे बात करेंगे सही जोड़ी का मिलान करना है। काला हिरन क्या है? लुप्त हो चुका है, ये सही है। ठीक है, काला हिरन जो है वो संकटग्रस्त है। ठीक है, संकटग्रस्त है। एशियाई हाथी सुभेद्य है। इन सब की परिभाषाएं मैं आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, आप पहले पार्ट में जो है जाके देख सकते हैं विजिट करके। ठीक, अंडमानी जंगली सुअर क्या है? ये जो है स्थानिक है। ठीक है, हिमालयन भूरा भालू क्या है? ये जो है दुर्लभ है। और गुलाबी सिर वाली बतख ये लुप्त हो चुकी हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। इसमें भी देखिए मेल ही करना है। तो क्या बताना है इसमें? आरक्षित वन। तो आरक्षित वन का क्या होगा? वन और वन्य जीव संसाधन संरक्षण की दृष्टि से सर्वाधिक जो है मूल्यवान वन। ठीक है, रक्षित वन क्या होते हैं? वन भूमि जो और अधिक क्षरण से बचाई जाती है। ठीक, और अवर्गीकृत वन क्या होता है? सरकार व्यक्तियों के निजी और समुदायों के अधीन अन्य वन और बंजर भूमि। ठीक है, आगे बात करते हैं जैव विविधता क्या है? यह मानव जीवन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? देखिए
जैव विविधता जो होती है वन्य जीवन और कृषि फसलों में ना विविधता का प्रतीक है, अनेकता का प्रतीक है, और ये मानव के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि ये मानव की जो है विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विस्तार पूर्वक बताइए कि मानव क्रियाएं किस प्रकार प्राकृतिक वनस्पति जात और प्राणी जात के ह्रास का कारक है। देखिए, एक कारण हो तो मैं बताऊं, इसके बहुत सारे कारण हैं। सबसे पहले कारण की अगर मैं बात करूं तो मानव अपने स्वार्थ के अधीन होकर ना कभी ईंधन के लिए तो कभी कृषि के लिए वनों का अंधाधुंध जो है दोहन करता है, यानी कि काटता है, और इससे वन वनस्पति तो नष्ट होती है, साथ में जो वहाँ पे जिनका प्राकृतिक आवास है यानी कि वन्य जीवों का आवास है वो भी नष्ट होता है। दूसरी चीज़ अगर मैं बताऊं आपको तो जब उद्योगों यानी कि खासकर जब रासायनिक उद्योगों का कूड़ा करकट खुले स्थान में फेंका जाता है तब क्या होती है, भूमि प्रदूषण होती है। ठीक है, तीसरा रीज़न जो है वृक्षों के अंधाधुंध कटने से ना पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचता है। अब जैसे देखिए वर्षा कम होती है, क्यों हो रही है? क्योंकि वनों की कटाई हो रही है। ठीक है, चौथा रीज़न है पशुओं के अतिचारण से भी जो है वनस्पति जगत को नुकसान पहुंचता है। क्यों? क्योंकि इससे जो है प्राकृतिक वनस्पति पनप नहीं पाती है और वह स्थान धीरे धीरे बंजर होता चला जाता है। ठीक है, आगे के क्वेश्चन देखते हैं। 5वें नंबर का पहला क्वेश्चन है, भारत के विभिन्न समुदाय किस प्रकार वनों और वन्य जीव संरक्षण के रक्षण में योगदान दिया है, विस्तार पूर्वक विवेचना कीजिए। अब देखिए, भारत में ना वन्य जीव रक्षण और संरक्षण के विभिन्न समुदायों ने बहुत योगदान दिया है। अगर मैं बात करूं सबसे पहले राजस्थान वालों की, भाई राजस्थान वालों को तो मानना पड़ेगा। राजस्थान के लोगों ने ना सरिस्का बाघ रिजर्व क्षेत्र में होने वाले खनन कार्यों का विरोध किया और सफलता भी प्राप्त की। ठीक है, दूसरी बात करूं अगर मैं, चिपको मूवमेंट के द्वारा जो है वृक्षों की अनियंत्रित कटाई रोकने का प्रयास किया गया। तीसरा रीज़न की अगर मैं बात करूं तो राजस्थान के अलवर जिले में 5 गांवों ने मिलकर 1200 हेक्टेयर भूमि भौरा देव डाकव सेंचुरी बनाई, जहां पर कड़े कानून बनाकर शिकार वर्जित किया गया है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। चौथा कारण अगर मैं बताऊं तो भारतीय धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भी ना कई वृक्षों को जो है पवित्र माना जाता है, उनकी पूजा की जाती है, जैसे पीपल हो गए, नीम हो गए, वट वृक्ष हो गए। ठीक है, 5वां रीज़न है भारत के विभिन्न आदिवासी और जनजाति जो है वनों को देवी देवता को समर्पित पूजा करते हैं, तो राजस्थान में इस तरह के क्षेत्रों को जो है बड़ी कहा जाता है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है, वन और वन्य जीव संरक्षण में सहयोगी रीति रिवाजों पर एक निबंध लिखिए। देखिए, भारत में ना जनजातीय लोग जो हैं प्रकृति, क्योंकि देखिए जनजातीय लोग के लिए ना जो वन का क्षेत्र है, वट वृक्ष जो है, वन ही उनके लिए उनका घर है, देवी देवता है। ठीक है, वही जो है वहीं पे वो रहते हैं, वही उनकी रक्षा करते हैं, वो उसी से वो अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उसी के जो है कपड़े बना के पहनते हैं। ठीक है, तो उनके लिए तो वो सब कुछ है ना जनजातियों के लिए, तो सदियों से उसकी पूजा करते आ रहे हैं। और जो है ना इनके जो है इन विश्वास ने विभिन्न वनों के मूल और जो है कोमय को बचा के रखा है, जैसे पवित्र पेड़ों के झुरमुट, अभी हमने देखा ना कि देवी देवताओं के वन, तो ये चीज़। ठीक है, दूसरी बात, कुछ समाज जो है ना कुछ विशेष पेड़ों की पूजा करते हैं, जैसे हमने देखा कि छोटे नागपुर क्षेत्र में मुंडा और संथाल, महुआ और कदम के पेड़ों की पूजा करते हैं। ठीक है, उड़ीसा और बिहार में जनजातियां क्या करती हैं, शादी के समय इमली और आम के पेड़ों की पूजा करते हैं। कई लोग जो है पीपल और वटवृक्ष की पूजा करते हैं। ठीक है, सोमवती अमावस्या आती है आई थिंक ना, तो शायद जो है वट वृक्ष की पूजा की जाती है, मुझे ऐसा ध्यान आ रहा है। मैरिड लेडीज़ जो हैं वो धागे गोल गोल घूमती हैं, मैंने ऐसा देखा है। ठीक है, तो भारतीय समाज में ना अनेक संस्कृतियां हैं, प्रत्येक संस्कृति में प्रकृति और इसकी कृतियों को संरक्षित करने के पारंपरिक तरीके हैं, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। राजस्थान के अगर मैं विश्नोई समाज की बात करूँ तो इनका ट्रिमेंडस कार्य है प्रकृति को बचाने का। अब देखिए, विश्नोई गांवों में जो है आसपास काले हिरण, चिंकारा, नीलगाय, मोरों के झुंड को देखे जाते हैं, जो कि इनके समाज के अभिन्न अंग है। ये अपने समाज का ही अंग मानते हैं और इन्हें अगर कोई नुकसान पहुंचाएगा तो ये जो है कोर्ट तक उसको जो है खींचते हैं। ठीक है, तो इनको नुकसान नहीं पहुंचाते क्योंकि ये इनके समुदाय का ही हिस्सा है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना है। अच्छा, तो चलिए यहीं समाप्त हो रहा है जो है दूसरा चैप्टर। ठीक है, मैंने अपना काम कर दिया, दूसरा चैप्टर ख़त्म हो गया।
आपका काम क्या है, अब आप भी सुन लीजिए। आपको इस चैप्टर को जो है बार बार रिवाइज करना है। मैप के थ्रू जो मैंने नेशनल पार्क बताया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज। आप एग्जाम पेपर उठा के देख लो, चाहे जिसका एसएससी, रेलवे, ठीक है, और पीसीएस, आईएएस और जो है अभी सुपर टेट भी जो है होने वाले हैं आगे आने वाले टाइम में। बहुत सारे ऐसे एग्जाम है, क्योंकि यूपी के चुनाव आने वाले हैं तो यूपी में बहुत सारे ऐसे एग्जाम होने वाले हैं, ठीक है। आपका काम ये है कि आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा एनसीईआरटी पे फोकस करिए, क्योंकि पेपर फोकस होने वाला है गाइज। मैं आपको अगर आज की बात बताऊँ तो आज जो है रिव्यू ऑफिसर, समीक्षा अधिकारी का पेपर था और कई ऐसे क्वेश्चन मेरे पढ़ाए हुए आए हैं, ठीक है। तो आप जो है बार बार स्टडी करिए। अब आपका काम ये है कि आपको अगर मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो आप लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और गाइज 10 लोगों को तो आप शेयर कर ही सकते हो ना, इतना छोटा सा काम तो कर ही सकते हो। चलिए, थैंक यू वेरी मच।